करेंगे बिहार के कृषक आंदोलन बिहार के कृषक आंदोलन 1857 के विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह। चार सेक्शन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन कन्फर्म यहां से आना है। हाँ, आर्ट कल्चर तो हम लोग कर ही लिया था ना। आर्ट कल्चर कहां पे चले थे, किसमें? पाल कला। पटना कलम हो गया था, पटना कलम नहीं किए थे। 4 पेज तब छोड़ दो उसको, लास्ट में फिर कला एक बार फिर पढ़ा देंगे, क्योंकि सब भुला भी तो गया होगा। कला एक बार फिर से पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो उसको 4 पेज छोड़ दीजिए, उसमें कर लेंगे। यहां से फिर सिस्टमेटिक पढ़ लीजिए, लास्ट करके फिर कला एक बार और पढ़ा देंगे। तो जो बच्चे नया है उन लोग को भी हो जाएगा, पढ़ा है उन लोग को रिवीजन हो जाएगा। 4 पेज खड़ा खड़ा छोड़ दीजिए, और उसमें हम लोग का आर्ट जो पढ़ा रहे थे कला, उसको हम लोग एक राउंड फिर से देख लेंगे। अभी आज जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये नया सेक्शन से शुरू करके इतिहास को लास्ट कर लेंगे, फिर वहां से कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन आपको आएगा, बिहार के कृषक आंदोलन, 1857 के विद्रोह, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, इतने से एक क्वेश्चन बीपीएससी में निश्चित कवर हो जाते हैं। हाँ, सब बिहार ही का है ना। 1857 विद्रोह में बिहार के कुंवर सिंह की भूमिका पूछा जाएगा, पूरे इंडिया के सापेक्ष नहीं करना है। इसमें हम लोगों का 2 चलेगा कृषक आंदोलन में, एक चलेगा चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, और दूसरा बिहार के किसान आंदोलन को मुख्य मूर्त रूप देने वाले व्यक्ति थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती। तो उसको 2 भागों में हम लोग बांट देंगे। चलिए, तो हम लोग आज के क्लास को प्रारंभ कर रहे हैं। सिलेबस को समझ लीजिए। हम लोग को आज चलेंगे चंपारण सत्याग्रह, फिर जब ही खत्म हो जाएगा तब क्या पढ़ाएंगे, सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में बिहार में कृषक आंदोलन। जब वो खत्म होगा तब क्या चलेंगे, 1857 के विद्रोह में वीर कुंवर सिंह की भूमिका। उसके बाद चलेंगे मुंडा विद्रोह, फिर कौन चलेंगे, संथाल विद्रोह। तब इतना पढ़ा के बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन चलेंगे, कैसे आ रहा है, कैसे बनाओगे, किस तरह के बदलाव आजकल दृष्टिगत हो रहा है। उसके बाद क्वेश्चन का अभ्यास करोगे, ये सेक्शन पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, 3 क्वेश्चन बहुत आसानी से इतिहास में बना सकते हो। एक क्वेश्चन कला से होता है। पिछले जब शुरुआत किए थे तो कला का सेक्शन आपको शुरू किए थे। मौर्य कला हो गया था, पाल कला में थोड़ा सा बचा हुआ था, पटना कलम एक पढ़ना था। 3 कला पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन यहां से गारंटेड बनना ही बनना। तो ये कला अभी जान के छोड़ दिए, इसको पढ़ा के फिर से कला हम पढ़ाएंगे, मौर्य कला भी, पाल कला भी, पटना कलम भी। तो एक बार और पढ़ा देंगे, तो कला से भी गारंटेड। तो 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन चिंतन से होता है, थॉट। रविन्द्रनाथ टैगोर, गांधी, नेहरू और भी जयप्रकाश बाबू और भी कई व्यक्तियों का अलग अलग जो चिंतन है, थॉट है, इसको बढ़िया से पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन यहां से भी निश्चित रहता है। फिर एक क्वेश्चन आपको स्वतंत्रता आंदोलन से आपका है।
अब उसमें भारत छोड़ो, सबने अवज्ञा, लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट कम है। आपका मेन इंपॉर्टेंट यही है, ये विद्रोह, ये कला और थाउट, बस इतना ही से आराम से बीपीएससी में हिस्ट्री कवर हो गए। तो अब आपका हम लोग ध्यान दें, अभी आज के क्लास में चलेंगे कृषक आंदोलन में किसके बारे में, चंपारण सत्याग्रह। नीचे हेडिंग दे दीजिए आप, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह। जो लोग परेशान था कि बहुत पहले एडमिशन है, खत्म नहीं, फलाना नहीं, तो जान के रोका हुआ है कि इसमें इतना कम पढ़ना है कि 3 महीना में आराम से हो जाएगा। तुमको अभी जो लग रहा है ना कि इतना है वो इतना है, मेंस में इतना उतना कुछ नहीं है। बीपीएससी अभी एकदम सेलेक्टेड जोन, पहले से मालूम है कि यही वाला आएगा, और बस उसको लिखने का खाली अभ्यास करना है, जो लास्ट मोमेंट में ही ज्यादा बढ़िया होता है। और तुमको अभी से भी हम लगे हैं तो 2 बार खत्म करेंगे पूरा स्टेट, फिर एक बार और पढ़ाएंगे तो 3 बार हो जाएगा। स्टेट 3 बार ना हो जाएगा जी, और हिस्ट्री में भी जो सेक्शन है अभी 2 बार कवर हो जाएगा। तो आपका कोई बहुत ये नहीं है कि बहुत परेशानी वाली बात है। अब इसमें हम लोग जरा ध्यान दीजिए, चंपारण सत्याग्रह में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भूमिका। देखो इसमें पढ़ना क्या है उसको हम लोग चलेंगे, भूमिका के बाद फिर हम लोग चलेंगे दूसरा में लाइव कर दिया क्या, लाइव सही है, जीएस पेपर में ठीक तो है, ठीक है। चलिए तो ध्यान दें, पहले हम लोग चलेंगे भूमिका, भूमिका के बाद चलेंगे किस क्षेत्र में है, फिर हम लोग चलेंगे कि इस चंपारण सत्याग्रह का कारण क्या है, फिर हम लोग देखेंगे कि इनको गांधी जी का नेतृत्व कैसे मिला, गांधी जी का नेतृत्व कैसे मिला, और फिर हम लोग चलेंगे कि इसके कारण परिणाम इसके क्या हुए। देखो एक बात समझा रहे हैं, लिखो नहीं, पहले समझिए। जीएस पेपर में एक सबसे बड़ी खासियत है, खूबसूरती है कि आपको 250 शब्द से ज्यादा में नहीं लिखना। किसी भी क्वेश्चन का आंसर 250 शब्द काफी, यानी 2 पेज लगभग हो गए, तो ज्यादा लिखना नहीं है। इसके लिए कोई भी आंसर लिखने के पहले आप एक ड्राफ्टिंग 4-5 में बांट लोगे कि जो हम लिखेंगे शुरुआत कैसे करेंगे, फिर हम उसमें क्या क्या लिखेंगे। ये जब तक तुम नहीं ड्राफ्टिंग बांटोगे तो तुम भटक जाओगे, कब क्या लिखोगे पता ही नहीं चलेगा। भूमिका में पूरे जो लिखने वाला चीज है उसको ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 पंक्ति में लिख देना है। जीएस पेपर की भूमिका बहुत लंबी चौड़ी नहीं होती, हिस्ट्री ऑप्शनल लोगे तो 12-13 लाइन में चल सकता है, क्योंकि उसमें बहुत बड़ा 750 शब्दों में लिखना होगा, इसका 3 गुना, तो इसीलिए उसका 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना, 12 लाइन का भूमिका सोचो। इधर तो आराम है, 4 लाइन सोच लिया, जो बुझाए भूमिका होगी। फिर सोचना है कि चंपारण सत्याग्रह हुआ कहां। अगर कहीं भी संभव रहे किसी क्वेश्चन के आंसर में कि मानचित्र दे सकते हैं तो द बेस्ट आंसर है, जरूर दे दे। अब चंपारण सत्याग्रह बिहार के चंपारण में हुआ, तो आपको अपने से सोचना है कि बिहार का एक मानचित्र बना दें, उसमें चंपारण जहां पे है उसको हाईलाइट कर दें और एरो देके लिख दें चंपारण सत्याग्रह का क्षेत्र। जांचने वाला प्रभावित होता है कि नहीं ये बच्चा बहुत बढ़िया से समझ पा रहा। कारण में कम से कम 4-5 कारण सोचे, इस कारण में भी कहीं भी चित्र संभव है। अब चित्र ही नहीं कि किसान का चित्र, अंग्रेज का चित्र, सोटा लगाते चित्र, वो सब नहीं। जहां टेक्निकल लगता है कि यहां गुंजाइश है तो वहां चित्र की गुंजाइश होने पर चित्र बनाए, नहीं गुंजाइश है तो नहीं बनाना। ज्यादा चित्र बनाना भी खराब है, जहां एकदम जरूरी है तब। अब तुमको हम बता दें कि काजल लगाने से सुंदर लगता है, तो आंख में ना, अब तू नाक मुंह सगरो रगड़ लेगा और कहेगा सर जी बताया सुंदर लगता है, सुंदर लगता है, तो कालिख ना हो गया। तो ये नहीं कि तुमको हम बता रहे हैं मानचित्र बनाना है, चित्र बनाना है, तो सब जगह बना रहा है और कह रहा है कि सर जी सिखाए थे बहुत जगह बनाने के लिए, तो कालिख हो जाएगा।
एकदम इसेंशियल है तो हाथ दे देना है, नहीं संभव है छोड़ देना है। चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी को कौन बुलाया, कैसे पहुंचे, पहुंचने पर क्या हुआ, गांधी की डिमांड क्या थी, कैसे कैसे क्या हुआ, इसका पूरा परिणाम के साथ लिख देंगे तो इसका आंसर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के क्लास में हम लोग चंपारण सत्याग्रह का मेन थीम समझेंगे। एक क्लास और लेंगे तो आपका चंपारण सत्याग्रह खत्म। तब हम लोग सहजानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे, फिर वीर कुंवर सिंह की भूमिका देखेंगे, तब संथाल और मुंडा, उसके बाद क्वेश्चन राउंड शुरू हो जाएगा। आप लोग का ग्रुप बना हुआ है, फिर उस ग्रुप में आंसर राइटिंग के लिए फिर आपका शुरुआत हो जाएगा। उतना पढ़ने के बाद, चूंकि ये नहीं कि एक क्वेश्चन है तब उतना हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आंसर का प्रैक्टिस करेंगे आपको। तो इसमें हम लोग जरा ध्यान से समझिए, चंपारण सत्याग्रह के बारे में लगभग बच्चे जानते होंगे कि यह मजदूरों के था या किसानों के पक्ष में था। जल्दी बोलो, किसान के पक्ष में। एक किसान विद्रोह क्यों कर रहे थे? मध्यकाल में सामंत, आपको याद है मध्यकाल में सामंती प्रथा था, और अंग्रेजों के काल में जमींदार। पहले इनका शोषण कौन किया? सामंत। और जब अंग्रेज आए तो इनका शोषण कौन किया? जमींदार। जमींदार कहेंगे तभी बिहार बंगाल का क्षेत्र होगा, क्योंकि जमींदार सब जगह नहीं, बिहार बंगाल के क्षेत्र में जमींदार है। चूंकि बिहार का आंदोलन है तो जमींदार लिखना। और पहले आपको बताए थे कि इसमें सामंती प्रथा होने के कारण किसानों का शोषण सामंत की। सामंत का मतलब आपको बताए थे राजा के नीचे कई राजा, और वो सब राजा सामंत होते थे जिनके अंतर्गत किसान काम करते थे। और सामंत और जमींदार के दोहरे शोषण से, दो दो आदमी मिलकर शोषण कर रहा है, तो हम लोग भूमिका की शुरुआत ही कर रहे हैं कि देखिए कैसे शुरू हो रहा है। तो आपको कहना है कि सामंत और जमींदार के दोहरे शोषण से किसानों के अंदर असंतोष व्याप्त हुआ, और यह असंतोष अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह के रूप में परिवर्तित होते चला गया। कभी भी असंतोष होगा तो विद्रोह होना ही होना, चाहे वो घर रहे चाहे बाहर। तुम घर में खुश है तो सही है, तुमको असंतोष हो गया कि ओकरा ज्यादा मान रहा है, हमको कम मान रहा है, तो एक ना एक दिन ब्लास्ट होगा, वो धीरे धीरे बारूद जमा होना शुरू होगा। असंतोष कहीं भी होगा तो ब्लास्टिंग होगा। किसानों के अंदर भी यह असंतोष आ रहा है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हम इतना उत्पादन कर रहे हैं और हमको मिल नहीं रहा है, लाभ उसको हो जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं विद्रोह का स्वरूप तो धरेगा। और किसानों के इन विभिन्न विद्रोहों में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख स्थान रखता है। देखो हम लोग एकदम सीढ़ी सीढ़ी चढ़ के स्टेज पर आएंगे, एक बार उछल नहीं जाना, एक के बार चंपारण नहीं करेंगे। पहले कहेंगे कि भाई देखिए ये किसान वाला है, आई में बहुत सारा है, लेकिन ये जरी VIP है, तो 2 सीढ़ी चढ़ के अब 1 सीढ़ी और 2 सीढ़ी और सोचना है। 4 सोचे तो भूमिका होगी। परीक्षा हॉल में ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है, 4 बढ़िया लाइन सोचो, भूमिका तैयार हो। अब हमको लग रहा है कि चंपारण तक तो पहुंच गए हैं, अब इसमें गांधी जी को बुलाना जरूरी लग रहा है। तो गांधी जी को अब कैसे लाएंगे? तो आप सारे बच्चे जानते हो गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन है? चंपारण सत्याग्रह। तो आपको शुरू ही करना है कि इसमें महात्मा गांधी के बारे में सीधे लिख दोगे, मोहनदास से महात्मा के सफर प्रारंभ करने के लिए गांधी जी को भी पहला सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह ही मिला। मोहनदास से महात्मा बने, महात्मा शब्द हमने जान के लिखा, क्यों? क्योंकि इसी सत्याग्रह के कारण इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। तो हम जान के ऐसा खींच रहे हैं कि जांचे वाला खुश हो जाए कि पहले ही मोहनदास थे और ई इनको महात्मा बना दी। तो ये भी नहीं कहेंगे कि खाली यही बना दिया, टाइट लाइन नहीं लिखना, ये बात समझ लो। ये नहीं लिखना है कि मोहनदास से महात्मा बन गए, इतना टाइट नहीं करना है। लिखना है मोहनदास से
महात्मा बनने के जो सफर है शुरुआत यहां से हुआ, अभी बहुत कुछ करेंगे, बोहनी है। तो आपको हमेशा परीक्षा में टाइट नहीं कर देना है कि इतना टाइट कि जांचे वाला एकदम कहे कि वो कल यही किए तो महात्मा बने, बाकी नहीं। कहना है कि भाई सफर बहुत है, शुरुआत तो इनिशियल यहीं से है। तो ये देखो तुम्हारा एक लगभग 4 लाइन के भूमिका तैयार हो। अब बताओ भूमिका में जो लिखने जा रहे हैं 2 बार सुनो, लगभग चीज दिमाग में बैठ जाए। आपको कहना है सामंत और जमींदार के दोहरे शोषण से बिहार बंगाल के किसानों में, या बिहार बंगाल लिख दिया तो अच्छा है क्योंकि जमींदार वही, दक्षिण भारत में रैयतवाड़ी है, ऊपर जाओगे पंजाब में महालवाड़ी है, वहां जमींदार वर्ग है ही नहीं। तो लिख दिए तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी सही है। सामंत और जमींदार के दोहरे शोषण से किसानों के अंदर असंतोष व्याप्त हुए और यह असंतोष अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। किसानों के विभिन्न विद्रोहों में चंपारण सत्याग्रह एक प्रमुख स्थान रखता है। मोहनदास से महात्मा के सफर को गांधी जी ने भी इसी चंपारण सत्याग्रह से या इसी चंपारण के धरती से प्रारंभ की। बोलो क्लियर है सबका? तो पहले हम लोग भूमिका की बात हो गया, तो हम लोग लिखते ही चलेंगे, एक एक स्टेप समझते चलेंगे। तो नीचे चंपारण सत्याग्रह हेडिंग, पहले इन बातों को लिख दें कि हम लोग आगे लिखेंगे क्या। परीक्षा में एक चीज ध्यान रखना है कि इन चीजों को नहीं लिखना होता है। परीक्षा में ये सब चीज मन ही मन चलेगा या रफ में चलेगा, वहां लिख मत देना कि भूमिका लिख के डैश। इससे जांचने वाला समझता है कि हमको हल्के में ले रहा है, हमको दिखा रहा है कि देखिए भूमिका लिखे हैं, समझ ना, उसको गंभीरता से लेना, ये सब अंदर अंदर चलेगा। बोला जाए हाँ, आंदोलन विद्रोह में क्रांति में क्या, क्रांति में आमूलचूल परिवर्तन होते हैं। जो व्यवस्थाएं चल रहे हैं एकदम पूरा बदल जाए तो उसको क्रांति कहते। जो व्यवस्थाएं चल रहे हैं, जैसे हम कहेंगे कि एकदम व्यवस्था बदल गई तो क्रांति है। हम हल्ला हंगामा किए, व्यवस्था नहीं बदला तो विद्रोह है। अगर समर्थन ज्यादा लोग का मिल गया तो जन समर्थन से वो आंदोलन हो जाता है। अगर उसमें लड़ाई झगड़ा नहीं किए, मारपीट नहीं किए और एकदम ऐसी गोड़ हाथ जोड़ ले हैं, भूखे हैं, मार रही है तो मारिए, हम न मारेंगे, तो सत्याग्रह कहलाता है। आए बात समझ में ना, कि हम सत्य के लिए आग्रह कर रहे हैं, आप मारिए तो मारिए, हम सत्य पर है, आप समझिए, आपको एक दिन सुबुद्धि आएगा, हमको भले कितना मारिए, तो सत्याग्रह है। मारपीट शुरू किए तो विद्रोह हो, ढेर लोग मिल गया तो आंदोलन हो गए, और ऐसा किए कि एकदम अचानक चेंज हो गया तो क्रांति हो गई। बात समझ गया ना? तो ये चीज सभी शब्द को आप समझ गए। जैसे आप फ्रांसीसी क्रांति, तो मतलब है अचानक फ्रांस की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक सब सिस्टम बदल गए, उसके बाद घटनाएं सब बदल जाए तो क्रांति नाम होगा। ठीक है ना? आप अचानक एकदम खूब नींद मारते थे, दिन भर सोते थे, और अचानक इतना पढ़ने लगे कि रिजल्ट दे दिए तो क्रांति। फुल पैंट शर्ट बदल गया, जींस बदल गया, मोबाइल बदल गया, तो क्रांति। आया बात समझ में? अगर हम पढ़ रहे हैं, हल्का शुरू कैले हैं कि कैले, तो विद्रोह हो रहा है, कुछ होगा नहीं, क्रांति नहीं है। बात समझ गया ना? तो ये टर्मिनोलॉजी हो गया। तो नीचे इन बातों को लिख दिए सबको, नीचे भूमिका लिख के डैश। भूमिका लिखे डैश लिख दीजिए। सामंत और जमींदार के दोहरे शोषण से, सामंत और जमींदार के दोहरे शोषण से सामंत और जमींदार के दोहरे शोषण से किसानों के अंदर असंतोष व्याप्त हुए। दोहरे शोषण से किसानों के अंदर असंतोष व्याप्त हुए। दोहरे शोषण से किसानों के अंदर असंतोष व्याप्त हुए। किसानों के अंदर असंतोष व्याप्त हुए। यह असंतोष
अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को प्रज्वलित किया। अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह को प्रज्वलित किया। विद्रोह को प्रज्वलित किया। विभिन्न कृषक आंदोलन में चंपारण सत्याग्रह अपना विशिष्ट महत्व रखता है। चंपारण सत्याग्रह अपना विशिष्ट महत्व रखता है। अपना विशिष्ट महत्व रखता है। चंपारण सत्याग्रह अपना विशिष्ट महत्व रखता है। गांधी जी के मोहनदास से महात्मा बनने का सफर मोहनदास से महात्मा बनने के सफर की शुरुआत महात्मा बनने के सफर की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुआ। मोहनदास से महात्मा बनने के सफर की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से हुआ। चंपारण सत्याग्रह से हुआ। देखो हम लोग कुछ नहीं किए, छोटा छोटा 3 लाइन सोचे, उतने में आपका 4-5 लाइन हो गए। 4-5 लाइन हो गया ना, तो भूमिका तैयार हो। अब हम लोग को इसमें चलना है कि चंपारण सत्याग्रह कहां हुआ, किन क्षेत्र में हुआ, तब कारण पे चलेंगे। तो पहले हम लोग को समझना है किस क्षेत्र में हुआ। क्या ये पूरे बिहार में हुआ? नहीं। कहां हुआ? चंपारण में। तो अब बताओ, बिहार का नक्शा तो तुमको मालूम है। बिहार के नक्शा में आपको सिखाए थे कि यहां से ऐसे और इससे नीचे ऐसे कर लेना। इसके बाद आपको सिखाए हैं कि यहां से ऐसे ऐसे चल के यहां उठ जाएगा, ये ऐसे उठ गया। फिर इसके बाद आपको बताए हैं कि यहां से ऐसे ऐसे करके ऐसे कट हो जाएगा, ये कट गया। इसके बाद यहां से इस तरह का सेक्शन में कट होगा और मिला देना है, बिहार तैयार हो। अब बताओ इस बिहार में कहां पे चंपारण है? तो आपको कहना है उत्तर पश्चिम क्षेत्र में। और जब उत्तर पश्चिम क्षेत्र चलेंगे तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, ये जो बेल्ट है, यही बेल्ट चंपारण सत्याग्रह का बेल्ट है। चंपारण सत्याग्रह का क्षेत्र है। तो परीक्षा में देखिए अब आपको कहना क्या है, सुनेंगे ध्यान से। क्षेत्र में आपको कहना है कि ऐसा नहीं है कि केवल बिहार में नील की खेती होती थी, बंगाल में भी नील की खेती होती थी। अभी हम कारण आपको समझाएंगे, पहले कारण समझते ही चलिए तो ज्यादा अच्छा। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में, मतलब 1800 ईस्वी के 1801-2 कहें तो 19वीं शताब्दी का स्टार्टिंग, ये जैसे ही भारत में पलासी का युद्ध हो गया, बक्सर का युद्ध हो गया, तो भारत से धन निकल के लंदन पहुंचने लगा। और वहां पे लंदन में औद्योगिक क्रांति हो रही, वस्त्र उद्योग काफी वहां बढ़ रहे हैं। और 1801 में जब वस्त्र उद्योग काफी बढ़ गए तो उजले कपड़े को हल्का नीला कलर का बनाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए नील की आवश्यकता हुई। देखो 1801 की बात कर रहे हैं। इंग्लैंड में वस्त्र के उत्पादन में वृद्धि होने से एक नई चीज की डिमांड हुई जिसका नाम है नील। नील की खेती होती थी और नील उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र का पौधा है, गर्म क्षेत्र में हो सकता है, ठंडे क्षेत्र में नहीं होगा। इंग्लैंड में नील की खेती नहीं होगी, नील के लिए पानी बहुत चाहिए।
और सबसे निगेटिव पॉइंट्स है जिस खेत में नील की खेती होगी उसकी उर्वरा शक्ति कम जाएगी। जैसे गांव में तुम देखना, जिस खेत में गन्ना केताड़ी गन्ना रोपा जाएगा उसकी उर्वरा कम जाएगी। गन्ना 2 साल 3 साल रहेगा, फिर उसके बाद किसान को बहुत भार है उसको हटाने में, और उसकी उर्वरा शक्ति भी ह्रास हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से नील की खेती करने से खेत की उर्वरा शक्ति कमती थी। फिर जो ने क्या किया, भारत में एक नया सिस्टम लाया जिसका नाम है कृषि का वाणिज्यीकरण। कृषि का वाणिज्यीकरण, देखो तुमको टेक्निकल वर्ड यूज करना है, उसी से तुमको नंबर मिलेगा। हिस्ट्री का जो अपना कोडिंग वर्ड है ना, वो कोड वर्ड यूज करना है। ये कृषि का वाणिज्यीकरण क्या है, खेती खाद्यान्न फसल का होगा, खाने वाला का होगा, तो वाणिज्यीकरण नहीं है। वाणिज्य मीन्स व्यापार होता है, बिजनेस होता है। अगर हम खेत में बिजनेस के लिए फसल रोप रहे हैं तो ये वाणिज्यीकरण है। ऐसा नहीं है कि वाणिज्यीकरण पहले नहीं था। अंग्रेज के आने के पहले भी किसान खेतों में गन्ना रोपते थे। तो गन्ना रोपते हैं तो क्या गन्ना चीवने के लिए रोपते हैं कि बाले बच्चे बैठ के चीवेंगे? और ऐसा कोई किसान होगा कि गन्ना लगा दिया 10 बीघा में कि डेली सवेरे सोते उठेंगे चिवते रहेंगे? गन्ना किस लिए लगाया? बिजनेस के लिए, कि हम इसको बेच देंगे पैसा आएगा, वाणिज्य होगा, व्यापार होगा। तो गन्ना की खेती करना भी कृषि का वाणिज्यीकरण। यानी क्या कृषि का वाणिज्यीकरण अंग्रेज के आने के पहले भारत में था कि नहीं था? था। तंबाकू की खेती पहले से ही हो रही है, पुर्तगाली लोग ही लाए थे। तो पहले से ही भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण था, लेकिन इस शब्द का प्रयोग पहले हम लोग नहीं करते थे। क्यों? पहले नगदी फसल लगाने का उद्देश्य भारतीय उद्योग को लाभ पहुंचाना होता था। भारत में जो चीनी मिल है उसको लाभ पहुंचाने के लिए भारत में गन्ने की खेती हो रही, यानी भारत में कोई भी नगदी फसल की खेती हो रही थी। किस लिए? भारत के उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, भारत में खेतों में नगदी फसल वही लगवाए जिससे ब्रिटिश उद्योग को लाभ हो, और उस शब्द के लिए हम लोग कृषि का वाणिज्यीकरण का। देखो बहुत एक इंपॉर्टेंट लाइन है, कृषि का वाणिज्यीकरण एक नेगेटिव लाइन है अंग्रेजों के जो दिया हुआ। इससे नहीं समझना है कि लाभ, इससे एक बदमाशी है, ये जबरन थोपा हुआ नीति है। इसमें वही चीज लगवा रहे थे जिससे इंग्लैंड को लाभ हो रहा था, भारतीय उद्योग से मतलब नहीं। और उसी लिए इंग्लैंड में नील की जरूरत थी, इंग्लैंड में चाय की जरूरत थी, इंग्लैंड में रबर की जरूरत थी, इंग्लैंड में कहवा की जरूरत थी। इसीलिए भारत में इन चीजों का खेती अंग्रेजों ने शुरू किया, भारतीयों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं, इंग्लैंड को लाभ पहुंचाने के लिए। बोलो बातें क्लियर है सबका? अब यहां इंपॉर्टेंट बात है, देखो जो थ्योरी है उसको खूब बढ़िया से समझोगे। थ्योरी नहीं समझोगे, शब्दावली नहीं समझोगे तो नंबर कम आएगा और कहोगे हिस्ट्री में नंबर नहीं उठता। अगर तुम उसके टर्म को समझ लोगे, अब जो लड़का बिहार के नक्शे नहीं बना सकता, टेढ़ो बनाएगा तो चलेगा, घी के लड्डू टेढ़ो भालो। जो तुम्हारा कॉपी जांच रहा है ना, वो भी जानता है कि हम भी नक्शा बनाएंगे तो 10 बार बनाएंगे तो 10 डिजाइन के बनेगा। लड़का कोशिश किया है, ठीक। अब तुम चंपारण इधर के जगह इधर रंगोगे तबे वो नंबर काटेगा। बाकी टेढ़ो बना दिया, जरी लपेट भी दिया तो सब चलेगा, न से हाँ है ना। तो इसीलिए तुम लोग डर से, कई लड़का बिहार ना बनावे आता है, गलती बन जाता है, गलती बनाओ, टेढ़े बनाओ, कोई बात नहीं, नंबर आएगा तुम। अब जरा ध्यान से समझिए, तो कृषि के वाणिज्यीकरण शब्द हम समझते हैं, सब लोग समझ गया होगा। कृषि के वाणिज्यीकरण का मतलब क्या है? भारत में वैसे नगदी फसल की खेती जिसका लाभ ब्रिटिश उद्योग को होगा, वो कृषि का वाणिज्यीकरण है। और इसी क्रम में अंग्रेज भारत के बंगाल बिहार के क्षेत्र में नील के खेती को प्रोत्साहित किया। नील के बिजनेस करने वाले जो व्यक्ति होते थे उनको नीलहे कहते थे। बीच बीच में नाम मिलेगा नीलहे, तो समझना नीलहे का मतलब नील के खेती करने वाला व्यापारी। और ये बंगाल में भी
किसानों को शुरू में खूब बढ़िया से एकदम घुमाए कि आपको ऐसे लाभ होगा, वैसे लाभ होगा, पैसा नहीं है तो हमसे कर्जा ले लो, तुमको ऐसे हम ट्रेनिंग देंगे। कई किसान मान गए तो बंगाल में भी, बिहार में भी कई जगह नील की खेती शुरू हो गई। तुमको ये नहीं कि बिहार की बात है, बंगाल में भी एक किताब लिखा गया, नील दर्पण। क्या तुम जानते हो नील दर्पण कौन लिखे? दीन बंधु मित्र। और नील दर्पण में बंगाल के नील के किसानों के दुख को उन्होंने बड़ा बढ़िया से उसका उल्लेख किया है। क्या है? दिखाओ, ऊपर दिखाओ, तो ऊपर जाओ ना जी, एकदम ऊपर करो ना उसको। जीएस पेपर मेंस, ठीक तो है? और ऊपर करो। और इसमें जो ऑनलाइन में बच्चे कर रहे हैं उन लोग बताइए लाइव किसमें हुआ है? कुछ बच्चे का फोन आ रहा है, लाइव गलत जगह हो गया क्या? जीएस में लाइव है या हिस्ट्री ऑप्शनल में लाइव है? जो बताओ। लिख देगा थोड़ी देर में, देख लेना। तो इसमें अब आपको ध्यान ये रखना है, बंगाल के किसान भी नील से त्रस्त आ गए, तो उन लोग तो ये सब धीरे धीरे नील दर्पण के बाद धीरे धीरे छोड़ दिया। बिहार का चंपारण पकड़ाया रहा, और चंपारण में यही 1801 में, अब देखो धीरे धीरे कारण आप बहुत बढ़िया से समझोगे। उस समय जमीन को बीघा लोग किसान बिहार के ज्यादा समझते थे, बीघा माने 20 कट्ठ। तो एक नियम लाया एग्रीमेंट में नीलहे ने कि भाई हम नील का गोदाम बनाएंगे, तो पहले गांव वाले हमारे साथ एक एग्रीमेंट करो, हर खेत तक हम पानी पहुंचा देंगे। जीएस में है, जीएस ऑप्शनल में है, हिस्ट्री ऑप्शनल में लाइव हो गया है। चलो रहने दो, आज बार काटो मत, रहने दीजिए उसको, फिर वहां फोन करके सही कर दें। तो ध्यान दीजिए, तो या दोनों जुट सकता है? अभी जुट जाएगा, काटना पड़ेगा ना, नहीं काटेगा तो फिर 10 मिनट टाइम लग जाता है, फिर छोड़ो, रहने दो, सबको मिल जाएगा। ध्यान दीजिए, तो 20 कट्ठा जो जमीन है, अंग्रेजों ने नीलहे के द्वारा एक एग्रीमेंट करवाया बिहार के किसानों से चंपारण में कि 20 कट्ठा में 5 कट्ठे में नील की खेती करना आवश्यक। बढ़िया से बात समझे। 1801 में एग्रीमेंट हुआ कि 20 कट्ठा जमीन में कम से कम कितना कट्ठा में? 5 कट्ठा में नील की खेती करोगे तो हम तुम्हारे खेत के बगल में पूरे नहर जैसा गुजार देंगे, सिंचाई का पानी मिलेगा, पानी देंगे, कुछ कुछ तुम टैक्स दोगे, नील का उत्पादन करोगे, ट्रेनिंग देंगे। गांव वाले तैयार हो। धीरे धीरे जब ज्यादा किसान तैयार हो गए, तब इसने कहा कि छोड़ो 5 कट्ठा तो ज्यादा है। 1860 आते आते इसने कहा कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा भी कोई एग्रीमेंट करेगा तो हम करेंगे, और यही वाला अंत तक चलते रहा। इसीलिए इसका नाम पड़ा 3 कट्ठिया। देखिए पहले था 5 कट्ठिया, शुरू हुआ था 5 कट्ठिया से, लेकिन 1860 आते आते ये बन गया 3 कट्ठिया। 3 कट्ठिया माने बीघा में 3 कट्ठा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा में नील की खेती करना आवश्यक। अब तुमको ये सब लिख करके नीचे 20 कट्ठा जमीन खरीदोगे, परीक्षा में स्केल ले जाओगे, और स्केल के बाद यहां पर ऐसे ऐसे दे दोगे 1 2 3 4, तो ये प्लॉट हो गया 1 2 3 4 5, और इस साइड से 3 खड़ा खड़ा दे दोगे तो प्लॉट हो गया 1 2 3 4, प्लॉट तैयार हो गया। थोड़ा सा ही प्लॉट का दूरी ज्यादा लग रहा है तो थोड़ा और नजदीक कर लो, सब प्लॉट 1-1 कट्ठे का है। अब बताओ जी इसमें कै कट्ठा है? अरे 1 2 3 4 8 12 16 20, तो ये जमीन हो गया
20 कट्ठा। 20 कट्ठा का मतलब 1 बीघा। जांचे वाला का एकदम भर पेट लगना चाहिए कि एकदम खेत उत खरीद लिया है। और इसमें तुम कहोगे कै कट्ठा? 3 कट्ठा। तो 3 गो के पकड़ के रंग देना है और यही घेर के करना है 3 काठिया पद्धति। देखिए कुछ नहीं है, बातें वही है। तुम अपने कॉपी में लिखते लिखते 5 लाइन खा जाएगा, नया फोटो सोटो बनाएगा। जांचने वाला यही सबसे प्रभावित होता है कि गुड, ये लड़का तेज, एकदम तेज है, यहां पर ब्रैकेट में घेर देगा नील के खेती के लिए आवश्यक। बोलो रे, 3 कठिया का मतलब समझ में आया? कोई किसान बाकी में खाद्यान्न लगाओ, धान लगाओ, चावल लगाओ, जो लगाओ, ई वाला में नील नहीं रोपा तो समझ लो पनिशमेंट मिलेगा। तुम चाहते हो कि नहीं रोपे तो तुमको 34 प्रकार के टैक्स भरना पड़ेगा। मत रोपो लेकिन टैक्स देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बगल के खेत से हम नहर गुजारे, अब नहर गुजारे हैं, तब नहर ऐसा नहीं कि तुम्हारे खेत में पानी नहीं देगा, पानी बढ़ेगा तो जाएगा। बनाए तो तुम्हारे लिए थे, एग्रीमेंट किया था तब बना था। तुम चाह रहा है कि हट जाए, हट भी जाएगा तो ये टैक्स लगेगा, ये समझ लो। और ऐसा ऐसा इतना डिजाइन के टैक्स है कि भागना आसान नहीं। किसान भाग भी जाते, हंगामा भी नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या था कि ये जो अंग्रेज थे, ये जो प्रशासन थे, ये जो न्यायपालिका थे, ये तीनों का एक गठजोड़ चल रहा था जो किसानों के विरुद्ध था। असंतोष ऐसे ही नहीं था। अंग्रेज किसान को तंग करे तो बेचारा थाना में जाए, थाना वाला कहे कि थाना में सब अंग्रेज है। कौन मारा है? नीले अंग्रेज है। दरोगा और 4 डंडा मार के भगा दे। ठहरो, केस करेंगे, केस करे। जज, ये तो भारतीय है, अंग्रेज के पक्ष में फैसला, वो ठीक कर रहा है, किसान को ऐसा टैक्स देना पड़ेगा। अब वो घर में खटिया पर सोच रहा है बिना मारे छोड़ेंगे नहीं, तीनों मिलकर तंग कर रहा। यही असंतोष। एक जगह से भी न्याय मिलता तो तुमको लगता है कि असंतोष होता? नहीं, ये शोषण कर रहा है, थाना वाला कहता है आओ इधर, कौन मारा है? फलाना, पकड़ के लाओ, तुमको साथ ऐसे किया, बहुत गलत है, जेल भेजते हैं। किसान कहता वेरी गुड, अंग्रेज रहे, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया। तुमको पॉइंट्स में लिखना होगा कि यह तीनों का जो गठजोड़ है, ये गठजोड़ किसानों के अंदर एक असंतोष उत्पन्न कर रहा है। बोलो जी, कारण क्लियर होते जा रहा है सबको? सबसे बड़ा कारण देखो, अब तुमको बताते हैं। सब चीज सही चल रहा था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में बोला जाए नीलहे सब अंग्रेज है। हाँ, नीलहे जमींदार नहीं है, नीलहे व्यापारी है, गोदाम बनाने वाला जो नील की खेती कर रहा। और जमींदार जो देख रहे हैं वो जमींदार है, बाकी जो खेत है उस पर खेती करने के लिए दिए हुए। शोषण वो अलग कर रहा है। नील है तो बिजनेसमैन है, नील हुआ जी तो हाँ बेचो, इतना रुपया देंगे, बेच दिया, पौने पौने दाम में ले लिया और मेन मोटा रकम कमा लिया। बिचौलिया वर्ग है नील। खेत किसका है? जमींदार का, वो अलग खींचेगा, समझा ना, जमींदार अलग खींचेगा। और मेन देखो सबसे बड़ा रीजन क्या है उसको समझिए। सबसे बड़ा रीजन है कि 1900 ईस्वी के प्रारंभ होते होते जर्मनी ने एक नई टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया, केमिकल के द्वारा नील बनाने की पद्धति, जो पहले नहीं था। पहले नील केवल खेती से होते थे। जर्मनी ने 1900 ईस्वी में रासायनिक विधि से नील बनाने की, रंग बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित कर ली। अब बताओ, फैक्ट्री में नील बनेगा और किसान खेती करके नील बनाएगा, क्या दोनों में कंपटीशन हो सकता है? नहीं। फैक्ट्री रात दिन काम करके नील तैयार कर दे, किसान बेचारा खेत को जोतेगा, दिन भर सींचेगा, भगवान पर आश्रित रहेगा, पटवन होगा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। अब इन किसानों का कंपटीशन जर्मनी के रासायनिक नील से होना शुरू हो गया और अंग्रेज नहीं चाह रहे थे कि हम बिजनेस में हारे, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो जर्मन के पास थी। अब अंग्रेज किसानों पर और दबाव बना रहे हैं, एकदम उत्पादन बढ़ा देना है, किसी को भागने मत देना, एकदम हमको ज्यादा चाहिए नहीं तो हरा देगा। और जर्मनी उधर टाइट किए हुए। अब इसके कारण यहां के किसानों पर शोषण और बढ़ गया।
धीरे धीरे हुआ क्या, सस्ता कौन बड़ा होगा, रासायनिक वाला कि खेती वाला? स्वाभाविक है रासायनिक वाला। मशीन से अब चावल बने तो बताओ किसान के चावल से वो महंगा होगा कि सस्ता? सस्ता। मशीन से अंडा बने तो मुर्गी के अंडा से वो महंगा होगा कि सस्ता? सस्ता। इधर का प्रोसेस में टाइम लगेगा, मशीन तो दिन भर शुरू रहेगा अपना कर दिए। यही चीज हम लोग को समझना है। धीरे धीरे नील जो किसान भारतीय उत्पादन करते थे वो यूरोपीय बाजार में महंगा है और जर्मन का रासायनिक नील सस्ता है। तो धीरे धीरे हुआ क्या, अब सोचो कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया और उस सुधार अधिनियम में एक आया कानून कि 1 एकड़ में जो किसान नील उत्पादन करेगा उसका लागत 12 रुपया होगा। उस जमाने में 12 रुपया का वैल्यू था, लेकिन 1 एकड़ का मतलब 1.5 बीघा से ज्यादा, बीघा में 3 कट्ठा। और ऐसा करते करते जो किसान 1.5 बीघा से ज्यादा में नील उत्पादन करेगा और बढ़िया क्वालिटी का नील होगा तो 12 रुपया में मात्र खरीदा जाएगा और किसान का लागत 10 से 11 रुपया पड़ता था। लागत पड़ रहा है 10 से 11 और खरीद का रेट है 12 और उधर जाके बिक रहा है 25, बीच में मार दिया नीलहा, तो किसान चाहेगा कि रहे कि निकले? निकले। और निकलना चाहेगा तो तीनों का गठजोड़ उसको सही करेगा कि भाग का रहा है, करो खेती। अब वो बेचारा कई बार रोड जाम कर रहा है, ये हम नहीं करेंगे, एकदम हटाओ। मालूम चला लाठी चार्ज में किसी का गोड़ टूटा, किसी का हाथ टूटा, किसी का जेल भेज दिया, भाग गया। जब हंगामा कर रहा है कोई सुन नहीं रहा, सब लोग मिलकर रोड जाम नहीं करके अलग अलग विधि कर रहा है कि चलो जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, कोई नहीं सुन रहा। एप्लीकेशन दे दो, फाड़ के फेंक दे रहा। अब चंपारण के निवासी इस समझ ही नहीं पा रहे हैं कैसे इससे छुट्टी मिले, कोई उपाय ही नहीं। और उसी बीच इस छुट्टी के उपाय की चर्चा 1916 में शुरू होगा। एक बड़ा सीधा किसान है, पढ़े लिखे नहीं है लेकिन पढ़े हुए से ज्यादा तेज, अनपढ़ है लेकिन पढ़ल से ज्यादा तेज, पतले दुबले हैं लेकिन मोटा से ज्यादा जिद्दी, भयंकर किसान। और वो किसान का नाम है राजकुमार शुक्ल। ये राजकुमार शुक्ल जो देख रहे हो यही चंपारण की धरती से हैं, सादे लिबास में हैं, एकदम पढ़े लिखे कम हैं, पतले दुबले हैं। और इनको एक व्यक्ति मिले यहीं के संत राउत। संत राउत का हल्का परिचय संत थे बाल गंगाधर तिलक से था। और 16 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यूपी के लखनऊ में अधिवेशन था। जब ये एकदम थक गए तो संत जी के कहे कि कोई परिचित है अच्छा नेता, कांग्रेस वाला बैठक में चलिए बात उठाएंगे। हम लोग के भाई एकदम तबाह किए हुए हैं, लागत इतना और रेट इतना, बचत कुछ नहीं, जिसको बचता है करे, हटना चाहता है तो हटने का तो ऑप्शन दीजिए। ये लोग दोनों व्यक्ति चल दिए लखनऊ अधिवेशन और लखनऊ अधिवेशन में तिलक जी से मिले। तिलक जी कहे कि भाई देखो बिहार का मामला है तो जयप्रकाश बाबू वहीं के, यूपी के ही बगल के बलिया के हैं, तो जयप्रकाश बाबू के जो ससुर है ब्रजकिशोर प्रसाद बड़ा अच्छा वकील है, मिल लीजिए ब्रजकिशोर बाबू से, आप लोग का काम हो जाएगा। आए हैं तो हम लोग प्रस्ताव पारित करेंगे, मामला ठीक ठाक कर देंगे। दोनों उठ के ब्रजकिशोर प्रसाद से मीटिंग में मिले। ब्रजकिशोर प्रसाद देख रहे हैं कि कौन लफड़ा में पड़े भाई, अंग्रेज है वहां, वो सुनेगा हमसे। ऊ का किए दक्षिण अफ्रीका से घूम घाम के 15 में गांधी जी भारत आए थे और 16 में पहली बार गांधी जी लखनऊ अधिवेशन में भाग लिए थे। तो ब्रजकिशोर प्रसाद राजकुमार शुक्ल को कहे कि सही में चाहते हैं कि हट जाए, तो हाँ देखिए वो आदमी को दक्षिण अफ्रीका में ही वो मूवमेंट किए हुए, बस उनको धर लीजिए, वो धरा गए तो समझो काम होगा।
ये बेचारे अनपढ़ परंतु पढ़े से ज्यादा समझदार। राजकुमार शुक्ल कहे कि वो कर देंगे, तो एकदम पक्का कर देंगे। तो कहा बस तो हमको खाली रास्ता बताइए, हम कर लेंगे। राजकुमार शुक्ल जाके गांधी जी के पास गए, पूरा मामला समझाया कि जी हम बिहार के चंपारण से हैं, ऐसे हैं। गांधी जी ने अपने किताब में लिखा, उनका जो अपना बायोडाटा किताब है उसमें उन्होंने खुद लिखा कि हम बिहार के चंपारण का नामो नहीं सुने थे, गए भी नहीं थे, और पहला बार ऐसा पतले दुबले व्यक्ति को देखे और देखे कि एकदम ये व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो हम कन्नी काट ली। हम कहे कि हम समझ गए आपका मामला गंभीर है, लेकिन जब तक हम वहां जाएंगे नहीं, अपने आंख से देखेंगे नहीं, हम आपका कहा सुना नहीं करेंगे। गांधी जी कहे कि हम जान के ऐसा लाइन बोले कि ना हम वहां जाएंगे ना इन लोग से होगा, कम से कम बैठक से पिंड तो छूटेगा इसका। ये एकदम लटक गया है कि चलवे कीजिए, कर ही दीजिए, प्रस्ताव कर दीजिए, बड़ा मुश्किल है। गांधी जी कहे कि हम आएंगे देखेंगे, तो एकदम पक्का आइएगा, तो हाँ आज कुछ बोल दीजिए ना, बिना देखे हम कुछ नहीं बोले। तो वो तो नहीं बोले, लेकिन इन लोग के जाने से लखनऊ अधिवेशन में इसका एक प्रस्ताव पारित हुआ, उससे कोई मतलब नहीं था, फायदा नहीं था, वो ऐसा ही रहा। गांधी जी बोल दिए कि हम आएंगे, तो बस यही चीज राजकुमार शुक्ल पकड़े हुए 16 के अधिवेशन में बोले हैं। अब गांधी जी गुजरात रहते थे, गुजरात चले गए, भेंट इनसे नहीं है। कुछ दिनों के बाद गांधी जी फिर 2-4 महीना के बाद उत्तर प्रदेश आए, और यूपी में जब आए तो राजकुमार शुक्ल को मालूम चला कि आ रहे हैं यूपी में, यूपी तो नजदीक है, झोला उठाए चल दिए। गांधी जी को कहा कि जी पहचाने लखनऊ, आप बोले थे चलने के लिए, चलिए सर बगल में एकदम है, देख लीजिए। गांधी जी कहे कि तो फिर में पड़े हुए हैं, कहे कि अच्छा ठीक है ठीक, अबर में एकदम पक्का, ये बार तो प्रोग्राम मेरा बिजी है, कह के गुजरात भागे हो। फिर भाग गए गांधी जी। अब फिर 4-5 महीना नहीं आए, प्रोग्राम इधर का डर से नहीं दे रहे हैं कि ऐसा ना कि हमको जाना पड़े। राजकुमार शुक्ल अबर झोला उठा के गुजरात पहुंच के साबरमती आश्रम में पहुंचे हुए। गांधी जी देखे तो कहे अरे तुम जी आपको लेने आए, डेट बता दीजिए हमको, खाली डेट मत चलिए, डेट बता दीजिए कौन डेट चलिएगा, हम आपको वही डेट पर तंग करेंगे, बीच में नहीं करेंगे। गांधी जी कह रहे हैं ऐसा जिद्दी आदमी हम आज तक देखे ही नहीं थे। हम सोच रहे हैं कि चलो भाई कन्नी कट गया, नहीं जा रहे हैं, और गुजरात पहुंचा हुआ है मेरा, और डेट कंफर्मेशन के लिए कि डायरी देख के हमको डेट बता दीजिए, 4 महीना बाद का होगा, हम इंतजार करें। गांधी जी कहे कि भाई अब आया है लेकिन कैसे डेट दे दे, हमको जाने का एकदम इच्छा नहीं। तो गांधी जी फिर कन्नी काटे, ऐसा है कि हम कुछ दिनों के बाद कलकत्ता आ रहे हैं, तुम्हारा नजदीक पड़ेगा, कलकत्ता आके मिलो तब हम डेट उठ सोचे। गांधी जी देखे कि अब इसको गुजरात से भेजेंगे, भर रास्ता भुनभुनाते जाएगा, फिर कलकत्ता दूर है, कलकत्ता बुलाएंगे, अब भुनभुना के नहीं आएगा तो और अच्छा होगा, हम बच जाएंगे। लीजिए जो डेट पर गांधी जी बोले, एक दिन पहले से ही कलकत्ता अगोरे हुए, कलकत्ता भी पहुंचे हुए। गांधी जी जब देखे कि कलकत्तों में ही आया हुआ है, तब कहे कि ऐसा आदमी हम नहीं देखे। गांधी जी कहे कि अब छोड़ो कलकत्ता का काम, ट्रेन धरवाओ, आज चलेंगे, अब देखेंगे तुम्हारा। गांधी जी देखो कह रहे हैं कि चंपारण कैसे गए, तो इस जिद के कारण गए। किसके जिद से? राजकुमार शुक्ल। और तब वहां का माहौल की चर्चा हम लोग करेंगे। अभी फटाफट इन बातों को कारण तक जल्दी जल्दी पहुंचे। नीचे लिख दीजिए जल्दी से, नीचे लिख दें, क्षेत्र लिख के डैश, क्षेत्र लिख के डैश लिखिए। क्षेत्र लिख के डैश लिखिए। चंपारण सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह उत्तर पश्चिम बिहार, उत्तर पश्चिम बिहार के क्षेत्र में हुआ। उत्तर पश्चिम बिहार के क्षेत्र में हुआ। उत्तर पश्चिम बिहार के क्षेत्र में हुआ। जल्दी से इस मानचित्र को बना दीजिए, एक बढ़िया से बिहार का मानचित्र बनाए और उसमें दिखा दें।
बना दिए सब कोई? चलिए ध्यान दीजिए, नीचे लिख दीजिए चंपारण सत्याग्रह के कारण लिख के डैश। परीक्षा में सब कारण उरण नहीं लिखना है, खाली पैराग्राफ चेंज करते जाओगे, अपने से फोल्ड बनते चला जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के कारण लिख के डैश। कारण लिख के डैश। देखिए कारण में पहला नंबर जो हम दे रहे हैं कारण, उसको ठीक से सुनना। हमने कारण में पहला पॉइंट यहां पर देने का है, उसको ध्यान से सुनेगा। अंग्रेजों ने ब्रिटिश उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए भारत में कृषि का वाणिज्यीकरण किया और इसके अंतर्गत भारत के किसानों पर जबरन नकदी फसल थोप दिया। ये नहीं है कि स्वाभाविक रूप से वो कर रहा है, थोप दिया। और इसी के अंतर्गत नील, चाय, कहवा इत्यादि का खेती भारत में अंग्रेजों ने प्रारंभ करवाया। तो ये पहला नंबर जो है ये जबरन थोपा गया, एक पॉइंट्स हो जाएगा। ये नहीं है कि नील भारतीय किसान खुश होके था कि लाइए सर रोपेंगे, जबरन थोपा है कि मेरे यहां डिमांड है रोपो, हम तुमको छूट देंगे। करते करते दीजिए जल्दी से नीचे डैश देके, फर्स्ट सेकंड भी नहीं करना है, डैश देके लिखिए। लिखिए ब्रिटिश उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए, ब्रिटिश उद्योग को लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेजों ने कृषि के वाणिज्यीकरण के द्वारा भारतीय किसानों पर जबरन नकदी फसल थोपा गया। भारतीय किसानों पर जबरन नकदी फसल थोपा, जबरन नकदी फसल थोपा, जिसके अंतर्गत नील, चाय, रबर, कहवा, इत्यादि की खेती भारत में प्रारंभ हुई। पहला नंबर हम लोग खुद चलेंगे कि ये जो चाय, कहवा, नील आया क्यों आया? इंग्लैंड के जो फैक्ट्री हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए अंग्रेज जबरदस्ती थोपे। ये स्वाभाविक रूप से खेती नहीं है, ये बात पहला पॉइंट्स ध्यान रखोगे। इसी के अंतर्गत हम लोग को पॉइंट्स विशेष किस पर चलना है? नील पर। नीचे डैश देके लिख दीजिए बिहार में उत्तर पश्चिम क्षेत्र में नील के खेती का अनुबंध अंग्रेजों ने किसानों के साथ किया। अंग्रेजों ने किसानों के साथ किया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जब इंग्लैंड में वस्त्र उद्योग विकसित हो रहे थे,
वस्त्र उद्योग विकसित हो रहे थे, तो इसके लिए नील की आवश्यकता थी। तो इसके लिए नील की आवश्यकता थी। नील की आवश्यकता थी। नीचे डैश देके लिख दीजिए, डैश देके लिखे, नील्हे के द्वारा, नील्हे के द्वारा, नील्हे के द्वारा किसानों से, नील्हे के द्वारा किसानों से सस्ते दर पर, सस्ते दर पर नील प्राप्त कर, सस्ते दर पर नील प्राप्त कर, नील प्राप्त कर इसे ऊंचे दर पर, इसे ऊंचे दर पर यूरोपीय बाजार में बेचे जा रहे थे। यूरोपीय बाजार में बेचे जा रहे थे। यूरोपीय बाजार में बेचे जा रहे थे। यूरोपीय बाजार में बेचे जा रहे थे, जिसका लाभ, जिसका लाभ किसानों को बहुत कम प्राप्त हो रहा था। किसानों को बहुत कम प्राप्त हो रहा था। नीचे डैश देके लिख दें, प्रारंभ में बीघे में 5 कट्ठा, प्रारंभ में बीघे में 5 कट्ठा, बीघे में 5 कट्ठा, पर बाद में 1860 में, 1860 में बीघे में 3 कट्ठे जमीन पर, बीघे में 3 कट्ठा, ब्रैकेट में कर देना 3/20, बीघे में 3 कट्ठा, ब्रैकेट में 3/20 जमीन पर नील की खेती करना आवश्यक किया गया। बीघे में 3 कट्ठा, ब्रैकेट में 3/20 जमीन पर नील की खेती करना आवश्यक किया गया, आवश्यक किया गया, जिसे 3 कठिया पद्धति कहा गया। तीन कठिया पद्धति कहा गया। नीचे बढ़िया से इस फिगर को बना दो, इसमें साफ दिखाओ 20 कट्ठा 1 बीघा है, कोई साइड से 5-4 का कॉलम चला लो, 20 हो गया। उसमें 3 इधर से रंग दो या इधर से रंग दो, कहीं से या बीच से रंग दो। 3 प्लॉट 3 कट्ठे का जरूरी है, नील की खेती के लिए आवश्यक 3 कठिया पत्ती है। प्रशासन और न्यायपालिका, अंग्रेज प्रशासन और न्यायपालिका तीनों के गठजोड़ से, तीनों के गठजोड़ से, तीनों के गठजोड़ से
जब किसान को उचित न्याय नहीं प्राप्त हुआ, तीनों के गठजोड़ से जब किसान को उचित न्याय नहीं मिला, जब किसान को उचित न्याय नहीं मिला, तो इससे उनके अंदर असंतोष काफी बढ़ गया। इससे उनके अंदर असंतोष काफी बढ़ गया, असंतोष काफी बढ़ गया। नीचे डैश देके लिख दीजिए। 20वीं शताब्दी में रासायनिक विधि से जर्मनी ने नील के उत्पादन का खोज किया। जर्मनी ने नील के उत्पादन का खोज किया, जिससे यूरोपीय बाजार में नील की कीमत कम हो गई। नील की कीमत कम हो गई। परंपरागत रूप से खेती द्वारा नील प्राप्त करना मुनाफे का सौदा नहीं रहा। मुनाफे का सौदा नहीं रहा। नीचे डैश देखिए। 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में एक एकड़ नील के उत्पाद की कीमत महज 12 रुपए निर्धारित किए गए। महज 12 रुपए निर्धारित किए गए, जिससे किसान के लागत प्राप्त करना भी मुश्किल हो गया। जिससे किसान के लागत प्राप्त करना भी मुश्किल हो गया। डैश देके लिख दीजिए। कठोर अनुबंध के द्वारा कठोर अनुबंध के द्वारा नील के किसान नील की खेती नहीं छोड़ सकते थे। नील की खेती नहीं छोड़ सकते थे। नील की खेती नहीं छोड़ सकते थे। नील की खेती से भूमि के उर्वरा शक्ति में भी ह्रास हो रहे थे।
भूमि की उर्वरा शक्ति में भी ह्रास हो रहे थे। उर्वरा शक्ति में भी ह्रास हो रहे थे। अब देखिए आज के क्लास में हमने किया क्या, भूमिका लिखे, क्षेत्र भी देखे, क्यों शुरू हुआ ये भी आप समझ गए, क्योंकि किसानों के पास ऑप्शन नहीं है। भूमि की उर्वरा शक्ति लास्ट है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देख रहा हूं जर्मन केमिकल से अब बना रहा है, कंपटीशन बहुत टाइट हो चुका है, हटना चाह रहा है अंग्रेज, हटने नहीं दे रहे हैं। तब मजबूरी में कौन आ रहे हैं, गांधी जी। तो राजकुमार शुक्ल की कहानी से गांधी जी का नेतृत्व परिणाम अंतिम निष्कर्ष देते हुए अगले क्लास में चंपारण सत्याग्रह खत्म हो जाएगा। जब पूरा सुन लोगे तो सिर्फ 2 पेज लिखना रहेगा, हम तुमको जान के 4 पेज पे जाएगा, आधा भुला के भी बचेगा तो 2 पन्ना लिखा जाएगा। बात सुनो, पॉइंट्स तो जान के हम इतना देंगे ही कि तुमको बचा कुचा कुछ भी याद है तो जितना चाहिए उतना लिख दोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा। यहां तक क्लियर है ना सबका? तो चलिए नेक्स्ट क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज तो चूंकि हिस्ट्री ऑप्शनल में लाइव हो गया इसलिए, और चूंकि बीएड वाले बच्चे थोड़े आ गए थे तो विलंब हो गए। अगले क्लास से थोड़ा ही टाइमली चलेगा, 5:45 से ही 6:30 या 6:45 तक, फिर उसके बाद हिस्ट्री ऑप्शनल हो जाएगा। दोनों चीज आपका शुरू हो गया, दोनों चलेगा। आज का क्लास आपका यहीं तक, आज हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं लेंगे।